So hello everyone, welcome back to our channel The Class Topper. My name is Pawan Rauniar and in this particular video we are going to revise the last third chapter of the class 12 physics, that is atoms. ठीक है, हाँ तो स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास पहला टॉपिक है दैट इज पोस्टुलेट ऑफ ए थॉमसन एटॉमिक मॉडल. ठीक है, तो जेरे थॉमसन जो थे तो उन्होंने रिसीव किया था नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हिज सन जीपी थॉमसन जो कि गेट द नोबेल प्राइज फॉर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दैट इलेक्ट्रॉन पॉजेसेस द वेव नेचर. ओके, हाँ तो होल्स थॉमसन फैमिली इन द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं. हमारे पास पहला है पोस्टुलेट ऑफ ए थॉमसन थ्योरी. तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल बेसिकली जो था वो प्लम पुडिंग मॉडल था, जहाँ पे इन्होंने पोस्टुलेट वन दिया था दैट इज एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर विथ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट. ओके, हाँ कि मतलब क्या बोलते हैं, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एम्बेडेड है, जैसे वाटरमेलन के अंदर होता है कि जिसका रेड पार्ट मान लो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो गया एंड जो उसके अंदर सीड एम्बेडेड होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है. नेक्स्ट पोस्टुलेट दिया था दैट इज एन एटम इज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने पॉजिटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं. तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल इज कंपेयर टू द वाटरमेलन वेयर ही कंसिडर्ड कि वाटरमेलन सीड्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है एंड जो रेड पार्ट ऑफ द वाटरमेलन है एज ए पॉजिटिवली चार्ज. ओके, हाँ बट ये फेल्ड हो गए थे. क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है. जब रदरफोर्ड मॉडल आया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से ये फेल हो गया था. तो लिमिटेशन क्या थे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के? तो इट इज फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम बिकॉज इन मॉडल ऑफ एटम फेल टू एक्सप्लेन हाउ ए पॉजिटिव चार्ज होल्ड द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इन एटम. ठीक है, हाँ कैसे होल्ड किया इन्होंने इसे बता नहीं पाया था, स्टेबिलिटी को नहीं मतलब डिफाइन कर पाए थे. दिस थ्योरी आल्सो फेल टू अकाउंट फॉर द पोजीशन ऑफ ए न्यूक्लियस इन एटम. और इन्होंने न्यूक्लियस का कोई पोजीशन नहीं बताया था कि पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द स्फीयर होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है. नेक्स्ट है थॉमसन मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ ए अल्फा पार्टिकल बाय ए थिन मेटल फॉइल. मतलब वही हो गया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें फेल हो गया था. नेक्स्ट हमारे पास नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिला था जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल को सपोर्ट करे. ठीक, तो इसके बाद हमारे पास आते हैं दैट इज रदरफोर्ड. तो रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहाँ पे हमको बहुत सारे कंक्लूजन आते हैं. तो कंक्लूजन आपको याद होना चाहिए. और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या यूज़ किया था, रदरफोर्ड एंड हिज टीम टू के थिन गोल्ड फॉइल यूज़ किए थे जिसकी थिकनेस अप्रॉक्सीमेटली 2.1 into 10⁻⁷ मीटर थी एंड प्लेस इन इट इन ए सेंटर ऑफ ए रोटेटेबल डिटेक्टर मेड बाय ए जिंक सल्फाइड एंड ए माइक्रोस्कोप. देन द डायरेक्टेड बीम ऑफ ए अल्फा पार्टिकल का डायरेक्टेड बीम जिसकी एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, उस पर हमने बम्बार्ड किया जहाँ से that is radioactive source से फॉइल पे. तो लेड ब्रिक कोलिमिनेटेड दिस अल्फा पार्टिकल एज द पास थ्रू देम. ठीक है, हाँ तो यहाँ पे देखते हैं दिस इज द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जहाँ पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल दैट इज दिस इज ए बीम ऑफ ए अल्फा पार्टिकल, इसको हम बम्बार्ड करेंगे गोल्ड फॉइल पे. तो यहाँ से हमको कंक्लूजन मिलता है. कंक्लूजन क्या था कि मोस्ट कंक्लूजन ही मेनली स्पेशली याद रखना है दैट इज मोस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल वेंट अनडिफ्लेक्टेड. क्यों? क्योंकि ये बताता है दैट इज मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ इन द एटम एम्प्टी थे. ठीक है, वहाँ पे कुछ प्रेजेंट ही नहीं था, बल्कि थॉमसन ने क्या बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज थे. तो अगर पॉजिटिव चार्ज होते तो वहाँ पे डेविएट करते ना. नेक्स्ट हमारे पास फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू ए स्मॉल एंड लार्ज एंगल. ठीक, तो जो कुछ मतलब यहाँ पे कुछ मतलब इन मतलब मान लो 20,000 में किसी एक पार्टिकल जो था वो डिफ्लेक्ट हो रहा था. क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा था? क्योंकि वो एक्चुअली में सेंटर से पास कर रहा था ना, न्यूक्लियस पे पॉजिटिवली चार्ज सेंट्राइज था तो वहाँ से वो डिफ्लेक्ट कर रहा था. ठीक, हाँ तो यहाँ से क्या मालूम चला, दिस शोज दैट देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ ए पॉजिटिव सेंटर इन द एटम. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं. ठीक, हाँ वेरी फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक, मतलब वो बाउंस बैक हो गया, मतलब 180 डिग्री पे क्या हो गया, डेविएट हो गए. ये कब होंगे? जब यहाँ पे एकदम न्यूक्लियस के ही अराउंड मतलब यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर देखें तो 0 डिग्री होगा, तब जाके वो 100% मतलब 180 डिग्री से डेविएट हो जाएंगे. ठीक है, हाँ तो दिस इज बिकॉज द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड डज नॉट अलाउ द अल्फा पार्टिकल कि वहाँ से वो पास हो जाए. ठीक है, हाँ नेक्स्ट है हमारे पास द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम. इन्होंने बताया था एंड दिस शोज द रेडियस ऑफ एटम इज मच हायर दैन द न्यूक्लियस. अब कितना होता है तो एक्चुअल में वैल्यू देखें तो हमारे पास रेडियस ऑफ एटम होता है, रेडियस ऑफ एटम, एक मिनट इसका साइज कर लेते हैं कम. हमारे पास रेडियस ऑफ एटम हमारे पास होता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली होता है हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर में होता है. एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास होता है 10⁻⁻15 मीटर में. ठीक है, हाँ तो यहाँ से मालूम चल जाएगा दैट इज इसका न्यूक्लियस से अगर एटम को कंपैरिजन करेंगे तो 1 लाख टाइम्स से ज़्यादा है. ठीक है, हाँ तो दिस हो जाए रेडियस ऑफ एटम मच हायर दैन दैट न्यूक्लियस. ठीक, तो इन दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली का 10⁵ टाइम्स आता है. ठीक है, हाँ तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल. तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ ले कि अगर मान लो 1 मीटर का हमारे पास 1 मीटर रेडियस का न्यूक्लियस है तो कितना मीटर का होना
होना चाहिए, डैट इज़ क्या होना चाहिए, कितने रेडियस का होना चाहिए हमारे पास एटम, तो इट्स कम अबाउट 100 किलोमीटर, मतलब 100,000 मीटर का होना चाहिए, डैट इज 10⁵ मीटर, ठीक है। हाँ, 100 किलोमीटर रेडियस का हमारे पास एटम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर 1 मीटर रेडियस का न्यूक्लियस है तो। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, तो डायरेक्टली ये वैल्यू याद होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल आता है हमारे पास, नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin θ/2 का पावर 4, sin θ2 का पावर 4 होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए क्लोजेस्ट अप्रोच, दैट इज r0। ये कब होगा, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम डिफाइन करते हैं, कब डिफाइन करते हैं, जैसे मान लो जो हम पढ़ रहे थे बाउंसिंग बैक हो रहा था, कब हो रहा था, जब इम्पैक्ट पैरामीटर हमारे पास 0 डिग्री था एंड बाउंसिंग विद द डेविएशन हमारे पास आ रहा था, दैट इज 180 डिग्री से डेविएट कर रहा था, तो वहाँ पे एकदम न्यूक्लियस के पास आएगा, वहाँ से डेविएट हो गया, तो ये जो हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए क्लोजेस्ट अप्रोच, वो कितनी आती है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है, दैट इज इक्वल्स टू कितनी आती है, दैट इज 2kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv², जहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल लेते हैं, ठीक। लेट्स देखते हैं कितना है, तो यहाँ पे देखो हाफ mv² इज इक्वल्स टू 2kZe² अपॉन r0, यहाँ से r0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से r0 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमारे पास हो जाएगा r0 इज इक्वल्स टू 2kZe² अपॉन हाफ mv², दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे मास हम लोग अल्फा पार्टिकल का लेंगे जो बम्बार्ड करे थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ ए रडर फॉर एटॉमिक मॉडल, तो इट फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर पाथ पे नहीं इन्होंने मतलब बता पाया था कि सर्कुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी एनर्जी तो मान लो लूज करती है एम वेव की फॉर्म में, तो ये क्यों नहीं जाके मतलब न्यूक्लियस के अंदर धंस जाता है, ठीक, क्यों हो जाता है, आखिर ये क्यों, मतलब स्टेबल है, ठीक है। तो ही स्टेटेड दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ बट पार्टिकल इन मोशन वुड अंडरगो एक्सेलरेशन कॉज एनर्जी रेडिएशन, ठीक है। तो इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी एट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जाता नहीं है, बट ये कभी होता नहीं है, तो इसको आगे जाके इस बोहर एटॉमिक मॉडल आया, तो इन्होंने इसको मतलब यहाँ से देखो जो प्रीवियस जो भी एटॉमिक मॉडल होते हैं उनको करेक्ट करके नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल आता है, ठीक है। दैट इज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ए रडर फॉर एटॉमिक मॉडल, उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नील बोहर, तो हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल आता है जिसके डिफरेंट फॉर्मूले आते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ, बोहर एटॉमिक मॉडल क्या था, बोहर प्रपोज दैट इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए डेफिनिट सर्कुलर पाथ, जिसे हम लोग ऑर्बिट या सेल कहते हैं, और उस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी होगा। लॉस ऑफ एनर्जी कब होगा, जब उस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तो अगर हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी लॉस करेगा, एंड लोअर से हायर एनर्जी में जाता है या फिर ऑर्बिट में जाता है तो वहाँ पे एनर्जी गेन करता है, ठीक है। तो बेसिकली यही था। नेक्स्ट हमारे पास डीज ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट करने, एंड ईच ऑर्बिट और सेल प्रोसेस से फिक्स एनर्जी होती है जो एनर्जी चेंज नहीं करता है, ठीक है। हाँ, थर्ड पॉइंट, द एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय इंटीजर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं, वेयर दिस इंटीजर इंडिकेट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज ऑर्बिट दैट कैन बी असाइंड, जैसे KLMN हो गया करस्पॉन्डिंग टू द इंटीजर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास द चेंज इन एनर्जी अकर जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, अगर एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, ठीक है। हाँ, द इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी जब जंप फ्रॉम ए लोअर टू हायर, ठीक है। हाँ, तो अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है तो क्या करेगा, गेन करेगा एनर्जी, ठीक है। हाँ, एनर्जी लेवल, एंड द इलेक्ट्रॉन लूजेस इन एनर्जी एज ए जंप फ्रॉम द हायर टू लोअर, अगर हायर से लोअर की तरफ आता है तो ये क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास द इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज इन द ऑर्बिटल होते हैं, सो द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली दोज परमिसिबल ऑर्बिट दैट शुड बी इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए h/2π, यहाँ से याद रखेंगे, दैट इज यहाँ पे द एंगुलर मोमेंटम होता है, तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास जो होता है तो एंगुलर मोमेंटम शुड बी इन द nh/2π के मल्टीपल में होना है, h/2π के मल्टीपल में होना चाहिए, वेयर n इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखेंगे, दैट इज L इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू nh/2π। पोस्टुलेट पहला था तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, दैट इज पोस्टुलेट पहला था दैट इज mv²/r, मतलब अगर मान लो एक एटम है और यहाँ से मतलब यहाँ पे अंडर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक। तो ये कैसे स्टेबल है इसको दिखाने के लिए तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगा है जिसकी वैल्यू होती है mv²/r, जो कि इक्वल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि kZe² अपॉन r² हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम L था वो nh/2π के इक्वल होना चाहिए, तो L को हम लोग MBR लिख सकते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन लिख देंगे MBR इज इक्वल टू nh/2π। दीज आर बहुत यूजफुल इन द कैलकुलेशन, जब हम लोग को कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स मिलेंगे तब, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से हम लोग रेडियस का फॉर्मूला, वो एटॉमिक मॉडल का डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलास होते हैं जो कि डायरेक्टली याद होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से लिख कर याद करेंगे, ठीक है। हाँ, हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला आता है दैट इज रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, तो रेडियस हमारे पास होता है दैट इज डायरेक्टली याद रखेंगे A0 इंटू n²/z। A0 यहाँ पे क्या है, दैट इज बोहर रेडियस जिसकी वैल्यू होती है A0 की वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम में होती है, ठीक है। हाँ, तो अगर रेडियस हम लोग देखेंगे तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z होता है, ठीक है। हाँ,
एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी इन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, वेलोसिटी हमारे पास हो जाता है दैट इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड अपॉन एन, मीटर पर सेकंड में होता है, ठीक है। हाँ, जेड इज द एटॉमिक नंबर एंड एन इज द नंबर ऑफ ए सेल या फिर ऑर्बिट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी के बाद एनर्जी आता है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली डायरेक्टली याद होना चाहिए हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होता है तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होगा, ठीक है। हाँ, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। दिस इज द एनर्जी। अब यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन याद रखेंगे दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है हमारे पास दैट इज -2 टाइम्स ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आती है, ठीक है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो अगर काइनेटिक एनर्जी को लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे दैट इज मोड ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, ठीक है। हाँ, ये रिलेशन याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी हमारे पास होती है दैट इज नेगेटिव ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली, ठीक है। हाँ, तो ये रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली याद रखेंगे। तो टोटल एनर्जी हमारे पास हो जाती है नेगेटिव ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी, मतलब कितना हो जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब फॉर ए हाइड्रोजन एटम अगर जेड देखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन एटम में अगर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, तो डिफरेंट मतलब एनर्जी लेवल की कितनी एनर्जी होती है वो देख लेते हैं हमारे पास, ठीक है। हाँ, तो जब n 1 होती है तो मतलब दिस इज फॉर द हाइड्रोजन एटम, लिख लेंगे एच एटम में, ठीक है। हाँ, जब n की वैल्यू डिफरेंट होती है तो उसकी कितनी एनर्जी होती है, ठीक है। हाँ, जब n 1 होता है तो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है -13.6, ठीक। ईवी में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। जब n इज टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज, ये तो सेम रहेगा लेकिन ये 4 टाइम्स कम हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 जब 4 हो जाएगा तो 4 टाइम्स कम हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाती है, तो हमारे पास टोटल आ जाती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट n इज टू 3 पे हमारे पास टोटल एनर्जी होती है दैट इज टू माइनस में 1.51 ईवी होती है, और n इज टू 4 रखेंगे तो 16 टाइम्स कम हो जाता है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -0.84, ठीक है। हाँ, 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वही पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का अगर रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी माइनस में होते हैं, तो और काइनेटिक एनर्जी से दोगुना होता है पोटेंशियल एनर्जी, -1 इंटू 1/2 इज टू -1/2, तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा -2:1:-1, ठीक है। हाँ, ये हो गया हमारे पास मतलब एनर्जी का रेशियो, डायरेक्टली याद रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी होता है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, टोटल एनर्जी होता है दैट माइनस ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी, सिंपल, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास टोटल एनर्जी कितना होता है, तो टोटल एनर्जी हमारे पास होता है वही हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी दैट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हम लोग को दैट इज वी1 लिख सकते हैं दैट इज EN अपॉन E हो जाएगा, ठीक। तो अगर एनर्जी और यहाँ पे एंड ऑर्बिट में अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, तो सब में क्या होगा रेक्टेंगुलर ग्राफ बनेगा, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या होते हैं, नेगेटिव में होते हैं, तो जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही टोटल एनर्जी होगा, बस नेगेटिव में रहेगा, तो ये सब तो हमारे इक्वल है एंड नेगेटिव में है, तो ऊपर ग्राफ बनेगा और इसका नीचे ग्राफ, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है एंड 2 टाइम्स होता है तो इसका सबसे नीचे ग्राफ बन जाएगा। तो ऐसे याद रखेंगे, कटप्पा सबसे ऊपर काइनेटिक एनर्जी, फिर हो जाएगा टोटल एनर्जी, फिर हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज अ ग्राफ जहाँ पे हाइपरबोला अरेंज रहेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल रिलेशन आते हैं जहाँ पे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना होता है, टाइम पीरियड हमारे पास होता है दैट इज टाइम पीरियड हमारे पास 1.51 इंटू 10⁻16 में होता है, और ये होता है n³ अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्टली याद रखेंगे टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक। ये रिलेशन क्यों याद रखना है, क्योंकि रिलेशन पर ही क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर पूछेंगे, या तो रेशियो देखेंगे तो रेशियो में तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों डिफरेंट रहेंगे, दो एटम का डिफरेंट ऑर्बिट में पूछ सकता है, तो इसलिए रिलेशन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अब हमको टाइम पीरियड मालूम चल गया तो हम लोग यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी हो जाएगा दैट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, सीधे इसका उल्टा हो जाएगा, मान लो 3/2 है तो 2/3 इंटू 10⁻16 जेड स्क्वायर अपॉन n³ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगा दैट इज v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास v दैट इज v स्क्वायर अपॉन r, ये देखो ये याद रख सकते हो दैट इज एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r, बस इतना याद रखो, और एक्सेलरेशन का ये रिलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको v पता है क्या होता है एंड r कितनी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हाँ, जहाँ पर हम वेलोसिटी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हमारे पास z अपॉन n होता है, तो हमारे पास z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, और r क्या होता है, r स्क्वायर होता है, r हमारे पास होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z, तो इंटू n स्क्वायर इंटू z हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल रिलेशन आ जाएगा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z का पावर क्यूब अपॉन n के पावर 4, देखो सही है ना। हाँ, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकेंगे, सेम एज एंगुलर वेलोसिटी हम लोग डायरेक्टली याद रखेंगे 2π/t, अगर टाइम का पता है तो ये इससे रिलेशन ये निकाल जाएगा, या फिर 2πf से, तो फ्रीक्वेंसी का जो होगा वही हमारे पास ओमेगा का भी हो जाएगा, ठीक है रिलेशन। नेक्स्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम एज ओमेगा इक्वल टू 2πf से निकल जाएगा, i इक्वल टू q/t, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड n³ z² होता है, तो ये हो जाएगा z²/n³, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है मैग्नेटिक डाइपोल, तो वही हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल दैट इज इक्वल टू I इंटू ए होता है एंड आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, तो b इज मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी हाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 5 होता है, ये डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है। हाँ,
तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम में कितना होता है रिलेशन, ठीक है। हाँ, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू माइनस E/2m इंटू एल होता है, ठीक है। एल इज द एंगुलर मोमेंटम हियर, ओके। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी में हमको देखो क्या क्या याद रखना है। तो रेडिएशन एनर्जी में हमको देखो 1/λ इसका फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज 1/λ, ठीक, इज इक्वल्स टू हमारे पास आता है आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक। इसको अच्छे से लिखते हैं, आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n² माइनस n1², ठीक। अब यहाँ पे n1 क्या है, ठीक। तो देखो हमारे पास आ गया दिस इज द लैम्डा, वेवलेंथ कहाँ है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक। और ओके, हाँ, एक मिनट इसको अच्छे से करते हैं, ठीक। हमारे पास आ गया वेवलेंथ का फॉर्मूला। अब इसमें आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर होती है, ठीक है। हाँ, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। और डिफरेंट क्वेश्चन में हमको रखने की जरूरत नहीं पूछेगी, क्योंकि आर के टर्म्स में ही पूछेगा। तो यहाँ पे N2 और N1 क्या है, तो N1 है जहाँ से मतलब मान लो एक एनर्जी लेवल सपोज डैट ये आ रहा है N3 से जा रहा है N2 में, ठीक है। हाँ, तो N1 इज द इनिशियल एनर्जी लेवल, क्या है हमारे पास N3 है, एंड N2 इज द फाइनल एनर्जी लेवल जहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो अगर एनर्जी रिलीज करेगा तभी हम लोग वेवलेंथ निकालेंगे, तो कितना होगा, तो हमेशा हायर टू लोअर आएगा। तो जो इसमें N2 हम पुट करेंगे वो लोअर होगा और ये हायर होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि मान लो हमको वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव में चाहिए, लैम्डा तो नेगेटिव होगा नहीं, इसीलिए हमको यहाँ पे कम से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ये कम होगी तो ज़्यादा में इसका माइनस करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। हाँ, तो ये भी हम कॉमन सेंस याद रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया है तो N1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N2 होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n² माइनस 1/n² डायरेक्टली याद होना चाहिए। 1/λ को हम लोग वेव नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेव नंबर क्या होता है, दैट इज 1/λ डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा आर, सेम फॉर्मूला हो जाएगा n2² माइनस 1/n1², ठीक। यहीं पे हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी C/λ होता है, तो इसको हम लोग CR 1/nt² माइनस 1/n1² लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ ऐसे होता है, जैसे मान लो n∞, 1, n4, 3, 2, 1 है, ठीक है। हाँ, जहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे, n को हम लोग लाइमन कहते हैं, इसको लाइमन कहते हैं, b को हम लोग बामन कहते हैं, c को हम लोग पास्चन कहते हैं, 4 को हम लोग ब्रैकेट कहते हैं, एंड 5 को हम लोग पीफन कहते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे कहेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछ देगा, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अगर N2 से N1 जा रहा है, ठीक, तो उसकी वैल्यू होती है n इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मान लो N2 से सीधे ग्राउंड स्टेट यानी n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू n इज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, मतलब जहाँ से आ रहा है वो हमारे पास वैल्यू है स्मॉल n, n इंटू n माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ग्राउंड स्टेट हमारे पास होता है n इज इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ, दैट इज ग्राउंड स्टेट में n इक्वल्स टू 1। लेकिन मान लो एक्साइटेड स्टेट दे दे, तो जो एक्साइटेड स्टेट देगा, सपोज दैट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा n की वैल्यू हो जाएगी दैट इज एक्साइटेड स्टेट प्लस 1, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास हो जाएगा, जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है सिंपल 1 ऐड करके लिखेंगे तो हो जाएगा 3। नेक्स्ट हमारे पास रिकॉइलिंग ऑफ एटम, तो व्हेन ए फोटोन ऑफ ए मोमेंटम इमिटेड फ्रॉम ए स्टेशनरी एटम, ठीक है। हाँ, तो रिकॉइल मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ एटम कैसे, कितना एनर्जी ऑफ एटम कैन बी गिवन एज फॉलो, कितना होता है, दैट इज रिकॉइल मोमेंटम हमारे पास होता है, दैट इज p इक्वल्स टू h/λ, जो पहले से पता है, जिसकी वैल्यू हो जाती है रेडबर्ग कांस्टेंट में rz² इंटू h, और यहाँ पे याद रखेंगे 1/n1² माइनस 1/n2² होता है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व होता है यहाँ पे। नेक्स्ट रिकॉइल एनर्जी कितनी होती है, तो वही हो जाएगी एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी p²/2m, जहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज h²/2m λ² हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाँ, तो इसमें हम लोग पढ़े हैं ना, दैट इज n इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास लाइमन सीरीज होगा, n इज इक्वल टू 2 पे बामल होगा, n इज इक्वल टू 3 पे पास्चन, n इज इक्वल टू 4 पे ब्रैकेट, n इज इक्वल टू 5 पे हमारे पास क्या आता है, पीफन डाटा, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास इसको क्या कहते हैं, तो n1 है तो लाइमन है, तो n1 को हम लोग याद करो, हम लोग फर्स्ट पेज पे क्या पढ़े थे, इसको हम लोग k भी कह सकते हैं, तो k l m n ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ, फॉर ए लाइमन सीरीज क्या होता है हमारे पास n इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक। तो इसको अच्छे से लिखते हैं, फॉर ए लाइमन सीरीज वी हैव n इज इक्वल टू 1, ओके, एंड n इज इक्वल टू 1 होता है, और इसको हम लोग k से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो लाइमन सीरीज के लिए तो हमको एनर्जी मैक्सिमम निकालना है, तो एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ पे इन्फिनाइट से 1 होता है, तो एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास गैप सबसे ज़्यादा होगा एनर्जी लेवल में, तभी जितना ऊपर से आएगा नीचे उतना ही ज़्यादा हमारे पास एनर्जी डिफरेंस आएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होता है जब इन्फिनिटी से 1 पे आता है फॉर अ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए याद रखेंगे हमेशा इसका लोअर ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। हाँ, मतलब जहाँ पे आता है तो ठीक है। एंड लाइमन सीरीज को हम लोग क्या करते हैं, दैट इज अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ता है, लाइमन सीरीज हमेशा अल्ट्रावायलेट रीजन पड़ता है, याद रखेंगे। बामन सीरीज विजिबल रीजन पड़ता है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लेमडा मैक्स क्या हो जाएगा, तो लेमडा मैक्स देखो
यहाँ पे लेमडा मिनिमम पहले हम लोग आएगा, ठीक है। तो लेमडा मिनिमम क्या होता है, तो लेमडा मिनिमम होगा जब एनर्जी मैक्सिमम होगा, मतलब लेमडा मिनिमम के लिए फॉर ए लाइमन सीरीज क्या हो जाएगा, हमारे पास एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, तो हमको N2 और N1 की वैल्यू चाहिए, जो कि हम इसमें पुट करेंगे फॉर्मूला में 1/λ = R इंटू 1/N2 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर से निकालेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फिनाइट, एंड N1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। हाँ, तब हमारे पास लेमडा मिनिमम मिलेगा फॉर ए लाइमन सीरीज। तो ये इसको पुट करने पे 1/∞ 0 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, तो यहाँ पे आ जाता है लेमडा मिनिमम हमारे पास 1/R के बराबर होता है, सिंपल याद रखेंगे लाइमन सीरीज के लिए, जो कि 912 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन लेमडा मैक्सिमम रखना है तो यहाँ पे एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब जस्ट नेक्स्ट वाले से नीचे आ रहा है, मतलब सबसे मिनिमम, ठीक है। तब कब होगा, तब N2 हमारे पास क्या हो जाएगा, लेमडा मैक्सिमम फॉर ए लाइमन सीरीज के लिए हमारे पास क्या होता है, N2 हमारे पास हो जाएगा 2 एंड N1 सॉरी N2 हमारे पास 1 होगा एंड N1 हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी हम गलत लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमेशा ये हम खुद ही समझाएं, खुद ही गलत लिखे हैं, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होगा तो हमारे पास N2 हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हमारे पास N2 जो कि N1 होगा, N1 से ना आ रहा है तो इन्फिनिटी होगा, और N2 हमारे पास हो जाएगा N1, ठीक है। हाँ, तो इसको ध्यान रख सकते हैं, ये सर बताने के लिए लिख दिए हैं, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास N1 जो होगा वो इन्फिनाइट होगा, N2 हमारे पास 1 होगा। सेम एज यहाँ पर भी N1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और N2 हो जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि 2 से 1 पे आएगा, ठीक है। तो हमारे पास लेमडा मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास दैट इज लेमडा मैक्सिमम वही है, दैट इज N = N2 हम लोग पुट करेंगे, N2 1 ही रहेगा, N1 हमारे पास रहेगा दैट इज 2 से 1 पे आएगा, ठीक। तो बामन सीरीज जो कि विजुअल रीजन होता है, डायरेक्टली याद रखेंगे, विजुअल रीजन पूछ लेगा तो हमारे पास बामन को ही पुट करना है, तो बामन के लिए हमारे पास N = 2 होता है, और जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, के बाद L आता है, ठीक। तो लेमडा मिनिमम कब होगा, जब एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब इन्फिनाइट से कहाँ पे जाएगा 2 पे जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये 2 पर ही रहता है विजुअल बामन सीरीज। और लेमडा मैक्सिमम कब होगा, जब एनर्जी मिनिमम होगा, मतलब 6 नेक्स्ट लेवल से आएगा 3 से 2 पे, ठीक है। हाँ, दिस इज द N1, दिस इज द N2 की वैल्यू, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास पार्शियल सीरीज के लिए N की वैल्यू होती है 3 एंड इसको हम लोग M से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो लेमडा मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब इन्फिनाइट से 3 पे जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब N2 से N1, ठीक है। लेमडा मैक्सिमम कब होगा, जब एनर्जी मिनिमम होगी, कब होगी, दैट इज 4 से 3 पे जाएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रैकेट सीरीज, जब हमारे पास ब्रैकेट सीरीज होता है N = 4 होता है, और इसको हम लोग की N से दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, तो N से दिखाते हैं, तो लेमडा मिनिमम होगा जब एनर्जी मैक्सिमम होगा, एनर्जी मैक्सिमम इन्फिनिटी से 4 पे आएगा तब, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे लेमडा मैक्सिमम होगा जब कहाँ से आएगा, दैट इज 5 से 4 पे आएगा, ठीक। ये है वैल्यू, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, दैट इज 1/λ = हो जाएगा R, फिर रिपीट करें बहुत बार कि याद हो जाए, 1 यहाँ पे हो जाएगा 1/N1 स्क्वायर, ठीक है। हाँ, -1/N2 स्क्वायर, ठीक है। हाँ, सॉरी, ये N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर होता है, ठीक है। N2 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर, ठीक है। हाँ, क्योंकि N1 ज़्यादा होगा, N2 कम होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बोहर क्वांटम कंडीशन फॉर ए डी ब्रोगली वेवलेंथ, डायरेक्ट क्या रखेंगे 2πr हमारे पास N लैम्डा के बराबर होता है। तो अगर हम आप डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ पे पूछ रहे तो हमारे पास हो जाएगा 2πr/n, ठीक है। हाँ, डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारे पास आ गया 2πr/n, लेकिन अगर एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे तो NH/2π होता है, ठीक। और ग्राफ पूछ दे मोमेंटम और लैम्डा में, तो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये तो हमको पता ही है, मोमेंटम और लैम्डा मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होते हैं, ठीक है। हाँ, जो कि NH/mb के बराबर होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम ए ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, देन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ एटम, ठीक है। हाँ, तो स्पेक्ट्रल लाइन जो हम पढ़े हैं वही पढ़ेंगे। कब होगा, जब N1 हमारे पास लाइमन होगा, N1 को हम लोग लाइमन कहते हैं, जब N = 1 होगा तो लाइमन होगा, जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन पड़ता है। N1 = 2 हमारे पास बामन होता है, जो विजुअल रीजन पड़ता है, जहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है वेवलेंथ की, तो 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम में होती है, ठीक है। नैनोमीटर में देखेंगे तो वही होता है 300 to 700, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास N = 3 होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे पास्टन, जो नियर इंफ्रारेड में पड़ता है। ये 3 देखो, नियर इंफ्रारेड में ये 3 पढ़ेंगे, सॉरी ये 3 ही पढ़ते हैं ना, हाँ 3 ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे दे दिया है, बट ब्रैकेट को भी फार इंफ्रारेड में दे दिया है, ठीक। तो यहाँ पे जो दिया है वही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे N = 3 पे पास्टन होगा, पास्टन हमारे पास नियर इंफ्रारेड में पड़ता है, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड में ही पड़ता है, ठीक। N = 4 भी हमारे पास फार इंफ्रारेड हो जाएगा, N = 5 हमारे पास पी फंड हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग को 5 ही बस याद रखना है यहाँ पे हमफ्रे भी होता है इसके बाद, लेकिन यहाँ पे 5 रखेंगे। और हमेशा देखो एनर्जी लेवल जैसे पूछ लेगा, एनर्जी लेवल जैसे पी फंड है, तो ये पी फंड के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज हमेशा N1 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 5 होगी। तो हमेशा ये इन्फिनाइट से 5 पे आएगा, या फिर सबसे कम हो सकता है कि 6 से 5 पे आए, ठीक है। हाँ, इसीलिए अगर 6 से 5 पे आएगा तो हमारे पास एनर्जी मिनिमम होगी, तो यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगा। और यहाँ पे जब इन्फिनिटी से आएगी तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पे लैम्डा मिनिमम आ गया। तो यही ना हम लोग पढ़े हैं, सिंपल। हाँ, तो याद रखेंगे। फिर इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जब हमारे पास N1 होगा तो लाइमन होता है, लाइमन हमारे पास पड़ता है यूवी में। N2 होगा तो हमारे पास बामन आ जाएगा, ठीक है। बामन रीजन हमारे पास पड़ता है विजिबल में, ठीक है। हाँ, N3 होगा हमारे पास, तो ये पड़ता है पास्टन में, पास्टन भी हमारे पास आता है, दैट इज इंफ्रारेड में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास N = 4 आ जाएगा, तो N4 हमारे पास पड़ता है, दैट इज ब्रैकेट क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास N = 5 हो जाएगा, तो पी फंड होता है, पी फंड हमारे पास पड़ता है इंफ्रारेड में। नेक्स्ट हमारे पास N = 6 होता है, जिसको हम लोग हमफ्रे करते हैं, तो वो पड़ता है दैट इज फार इंफ्रारेड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दे दिया सबका, ये दोनों का फार इंफ्रारेड एरिया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। हाँ,
दैट दिस चैप्टर इज एंड वेल। तो हमने एटम भी खत्म कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास 2 चैप्टर बचेंगे क्लास 12 के, कौन कौन से बचेंगे, दैट इज सेमीकंडक्टर, उससे पहले न्यूक्लियर। ठीक, हाँ, तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।